नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास खून का बदला खून। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। खूबसूरत है, घुमक्कड़ है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत जचती है। नेटा ने मार्टिनी का दूसरा पैक बनाते हुए कहा। लेकिन इतनी रात गए, तुम्हें क्या कोई सपना आया था? नहीं नहीं नेटा, मैंने कहा, जो तुम बता रही हो ये सब तो मुझे भी मालूम है, मैं कुछ और जानना चाहता हूं। नेटा ने अंगड़ाई ली। उसके नुकीले वक्ष मेरे चेहरे की तरफ तन गए थे। उसके गाउन के 2 बटन खुल गए थे। जब वो फिर से नीचे झुकी तो दूधिया वक्ष बाहर की तरफ झांकने लगे। भाई नींद आ रही है, वो बोली। और अब तुम जाओ, नहीं जाना चाहते तो यहीं सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। फायरप्लेस की लकड़ियां बुझने को दी। विंडो सिटी शिकागो का मौसम आज काफी गिरा हुआ प्रतीत होता था। क्लॉक 11:45 दर्शा रही थी। सचमुच समय काफी हो गया था। तुम्हारे कहने से मुझे नींद नहीं आएगी तो कैसे आएगी भाई? उसने अनोखी अदा से मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर के लिए मुझे जेनिस समझो, फिर देखो नींद कैसे आती है। मैं जेनिस के परिवार के बारे में कुछ पूछ रहा था। उसका एक बाप है, बूढ़ा संगीत। जेनिस का लंबा पत्र आया था, लिखा था बूढ़ा मरने ही वाला है, फिर वो हमेशा के लिए शिकागो आ जाएगी। वो लिखती है गोल्ड कोस्ट में उसके लिए जगह ढूंढ कर रखूं। बूढ़ा कम से कम $15 लाख तो छोड़कर मरेगा ही। मैं चौंक पड़ा। नेटा के मुंह से ये पहली काम की बात निकली थी। तो जेनिस कम से कम $15 लाख की लॉटरी है। ओह गॉड, इतना धन है इसकी पॉकेट में। मैं मूर्ख था। मिलन की बातों से ही ये समझ जाना चाहिए था। उसने कहा तो था कि वो जेनिस के बाप का खास नौकर है जो स्वयं साल में 20,000 कमाता है। तो जेनिस अपने बाप की इकलौती संतान है। जेनिस का कोई भाई नहीं है क्या? भाई का क्या करोगे तुम? अरे हॉल, तुम्हारे तो दिन फिरने वाले हैं, तुमसे जलन होती है मुझे। जेनिस ने बताया नहीं वो इकलौती संतान है। महाकंजूस बूढ़े के पास दौलत का अंबार है। देखना एक दिन तुम हमें भी भूल जाओगे। ओह, मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था, मैंने सोचा। अच्छा हॉल, मैं चली सोने, गुड नाइट। वो बेडरूम के द्वार की तरफ बढ़ी। अधिक नशे के कारण उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जाते जाते उसने कहा, मेरे बेडरूम में आना चाहो तो आ जाना। हॉल, एक बात समझ में नहीं आती, मॉरिस ने कहा। अगर जेनिस की शादी तुमसे नहीं होती तो इसकी क्या गारंटी है कि मिलन से होगी? मिलन से हो गई तो कोई जरूरी नहीं कि जेनिस उसे अपनी संपत्ति का भागीदार बनाए। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे तुम्हारी क्या राय है? कल मैं फिर न्यूयॉर्क जाऊंगा, वहां से 2-4 आदमियों को इस खोज में लगा दूंगा। ये मामला कुछ गहराई में लगता है। मिलन चाहता है कि तुम जेनिस से दूर हो जाओ, इसके लिए $15,000 खर्च करना चाहता है। माय गॉड, अगर मुझे पहले मालूम होता तो वो नाटक खेलने के बजाय हम जेनिस का किडनैप कर लेते। फिर ये मिलन का बच्चा कम से कम 50,000 तो देता ही। मैंने बुरा सा मुंह बनाया। खैर, तुम्हें सब्र से काम करना होगा। जब तक पूरी बात मालूम नहीं हो जाती, मिलन को लटकाए रखो। उसे एकदम इनकार भी मत कर देना। लेकिन क्या वो वेट करेगा? तुम ऐसा क्यों नहीं करते? जेनिस से फोन पर कुछ जानने का प्रयास करो। मैंने किया था, वो फोन पर मिली ही नहीं। किसी पुरुष ने मुझे ये कहा था कि आइंदा मैं जेनिस को फोन करने का प्रयास न करूं। ठीक है, तो तुम मिलन से बात कर सकते हो। एक बार जेनिस से मिलना चाहूंगा, उसके बाद बता दूंगा। अगर वो ना माने तो कह देना जहन्नुम में जाए। तुम्हारा मतलब ये कि मैं पैसे लेने से इनकार कर दूं? अभी तो यही करना उचित है। हो सकता है ये पैसा लेकर बाद में तुम्हें पछताना पड़े। फिर भी मैं न्यूयॉर्क से तुम्हारे लिए बाकी जानकारियां इकट्ठा करके लाऊंगा और कोशिश यही करना कि इतने दिन मिलन को लटकाए रखो। मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा। मॉरिस चला गया।
तीसरे दिन तक कोई विशेष घटना नहीं घटी। तीसरे दिन अचानक न्यूयॉर्क से मॉरिस का फोन आया कि मैं मिलन को बिल्कुल मना कर दूं। उसने पूरी बात फोन पर नहीं बताई। जब मैं शाम के समय फ्लैट पर पहुंचा तो मिलन का फोन आया। क्या सोचा तुमने? इनकार, मैंने कहा। अब अपना रास्ता नापो। कुछ क्षण तक मिलन की सरसराती सांसें सुनाई देती रही। एक बार भी मिलना पसंद नहीं करोगे? अचानक उसने नम्र स्वर में कहा। जरूर मिलूंगा। तो फिर गिजा बाजार में पहुंचूंगा, मैं वहीं मिलूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे दिमाग की गलतफहमियां दूर हो सके। मैं कल वापस चला जाऊंगा, इसलिए आज का डिनर मेरी तरफ से। याद रखना, 9 बजे। 9 बजे मैं गिजा बार में दाखिल हुआ। सारे हॉल का चक्कर काटने के बाद भी मिलन मुझे नजर नहीं आया। मैं बार काउंटर के स्टूल पर जा बैठा और मिलन को कोसता हुआ ड्रिंक लेने लगा। अचानक मेरी नजर मिलन के नीग्रो नौकर पर पड़ी। वो मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। मेरे पास आकर उसने कहा, आइए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ? निचले हॉल में। यहाँ बहुत भीड़ भड़क रहता है, वो एकांत है। मैं इस बार में पहली बार आया था, इसलिए उसकी विशेषता नहीं जानता था। उस नीग्रो के साथ में चल पड़ा। उसने सीढ़ियाँ तय की। सुरंगनुमा घुमावदार सीढ़ियाँ थीं। फिर उसने एक दरवाजे को धक्का दिया और मुझे अंदर चलने के लिए कहा। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, पीछे का द्वार सहसा बंद हो गया। मैंने देखा वो एक बड़ा कमरा था जिसकी दीवारों से 8 आदमी सटकर खड़े थे। वो एकाएक मुझे घूर रहे थे। उनके अलावा वहां कोई नहीं था। चेहरों से वे सभी बदमाश नजर आ रहे थे। उनमें से 2 आगे बढ़े। मिलन कहाँ है? मैंने पूछा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं समझ गया कि मैं किसी जंजाल में फंस गया हूं। वो दोनों बिल्कुल मेरे पास खड़े थे। अचानक मेरे पेट पर एक का घूंसा पड़ा और मुझे लगा जैसे मुंह से खून उगल दूंगा। पेट पर हाथ रखकर मैं नीचे झुकता चला गया। तत्काल मेरे चेहरे पर दूसरे का घूंसा पड़ा। मैं चीख कर गिरा। मेरी आंख के पास क्रैक पड़ गया था। मैं सावधानी से उठा। अब वो चारों तरफ से बढ़ रहे थे। मैंने सोचा यहां से जल्दी भाग जाना चाहिए। जैसे ही एक व्यक्ति पास आया, मैंने अपने दाएं हाथ का घूंसा उस पर चला दिया। वो लहराकर पीछे हटा। तब तक दूसरा मुझ पर कूदा। मैंने फुर्ती दिखाई और उसका हाथ घुमाकर पीठ से उछाल दिया। मेरे हाथ पांव और भी तेजी से चलने लगे। उस समय मुझे मॉरिस याद आ गया, जो लड़ाई के कई दांव जानता था। उसने कुछ मुझे भी सिखाए थे, जिनका मैं प्रयोग कर रहा था। मैंने उनमें से 3 की तो बहुत बुरी गत बनाई थी, लेकिन वो पूरे 8 थे। आखिर में मैं उनके कब्जे में आ ही गया। मेरे होंठों से खून बहने लगा था। वो लगातार मुझे पीटते रहे। उस समय मैं चीख रहा था। मेरी सांसें तेज तेज निकल रही थी, पर वहां मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उनकी मार बड़ी भयानक थी। अचानक उन्होंने मुझे एक टेबल पर जा लटाया। मेरी आंखें अध खुली थीं और मैं बेहोश होने ही वाला था। मेरा कोट उन्होंने उतार फेंका, फिर कमीज भी फाड़ डाली। अचानक मेरे कंठ से चीख निकली, क्योंकि मेरे सीने पर एक चमचमाता चाकू आ टिका था, जिसकी नोक मेरे शरीर में घुस चुकी थी। सीने पर खून की रेखा खिंचने लगी। अचानक भयानक पीड़ा के कारण मैं चीखे जा रहा था। उसके बाद मुझे लगा वो मेरा गोश्त काट रहे हैं, और मैं कब तक होश में रहता। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।